सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वंडरफुल सेशन ऑफ एन अकेडमी। माय नेम इज आशिफ, योर बायोलॉजी मेंटोर एट एन अकेडमी इन नीट यूजी कैटेगरी। तो बेटा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम आपके लिए एक प्यारी सी बेहतरीन सी सीरीज लेकर के आए हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड। क्या करते हैं हम इस सीरीज के अंदर? इस सीरीज के अंदर आपको वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट में डिटेल में समझा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ हमारी प्यारी एनसीईआरटी। इससे पहले भी काफी सारे लेक्चर्स हमारे अपलोड हो चुके हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम योर नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फिनिश किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को डिटेल में समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। अच्छा, एक चीज और है, ये लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आपकी जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट होता है, जो भी सजेशन होता है, जो भी फीडबैक होता है, आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दीजिए करिए, सो दैट हम उसको पढ़ सकें। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अपने आप को इंप्रूव करने का ही मौका मिलता है। हर एक मैसेज का, हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, बच्चे को मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो बच्चे आप देखना वीडियोस के अंदर जितने भी कमेंट्स होंगे आपको उनके अंदर सबका रिप्लाई आपको मिल जाएगा विद इन 1 to 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। हर बार की तरह इस बार भी हम हमारे प्यारे सेशन को स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ में, जो कि आज का हमारा कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप सभी लोग जानते हो, हम अपने बेहतर कल की शुरुआत करते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाला कल हमारा आज से अच्छा हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज उस मेहनत के अंदर हमें अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तब जाकर के हम हमारा अच्छा कल देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है? हम पढ़ाई कर सकते हैं। आज के दिन हमारे पास में सिर्फ एक ही चीज़ है, पढ़ने के लिए। ठीक है, हम पढ़ें, नीट एग्ज़ाम क्लियर करें, उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका जो बेहतरीन कल है वो आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, हर एक चीज़ के अंदर ऐसा ही है बेटा, मेहनत करोगे तो आगे हमें अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, जो चाहो कह लो, हमें खुद पता होता है अंदर से हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो, प्रोकास्टिनेशन को छोड़ो, कल पे टालने की आदत को आप बंद करो। और स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारे इस प्यारे से सेशन को, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ तो ऐसा होता है छोटा सा जो हमें आंखों से भी नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, जैसे एलिफेंट है ना। आज हमारे पास डायनासोर तो नहीं है लेकिन एलिफेंट तो है। तो अगर हम देखें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल से मिलकर के बनते हैं, जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक चीज़ कॉमन है, चाहे वो यूनिसेल्युलर ही क्यों ना हो, चाहे वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत जो है वो सिंगल सेल से होती है, जाइगोट की फॉर्म में होती है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। तो एक सेल से इतनी सारी सेल्स कैसे बन जाती है? राइट, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सेल बड़ी है, उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है। तो एक सिंगल सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स कैसे बन जाती है? ये कहा था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 के अंदर। क्या कहा था कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी नई सेल बनती है वो पुरानी सेल से बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अब यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर आगे एनसीईआरटी की हेल्प से समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सिंगल सेल है। ठीक है, सिंगल सेल है। ये क्या करती है? सबसे पहले करती है ग्रोथ करती है, और ग्रोथ करने के बाद में अपने साइज को बढ़ा लेती है। साइज को बढ़ाने के साथ में इसके अंदर का जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, सेल ऑर्गेनल्स होता है, या जेनेटिक मटेरियल होता है, या डीएनए होता है, उन सबको डबल कर लेती है। ठीक है, ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं। इसको उस तरीके से समझिए, मान लीजिए एक फादर है जो अपने 2 बच्चों के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मकान भी और सब कुछ जितनी भी चीज़ें आती है। तो मान लीजिए घर के अंदर एक सोफा सेट है, तो क्या करना पड़ेगा? 2 में इक्वली डिवाइड करना है। तो ऐसा तो नहीं सोफे को कट करके डिवाइड करोगे, एक सोफा और परचेज करना पड़ेगा, है ना, तभी तो इक्वली एक एक सोफा दोनों बच्चों के उसमें जाएगा। अगर मान लीजिए एसी भी एक ही है, तो उस फादर को क्या करना पड़ेगा? पहले एक और एसी परचेज करनी पड़ेगी ताकि 2 एसी हो जाए और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए अपने दोनों बेटों के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर भी यही है। सेल जब डिवाइड करनी होती है तो एक सेल से, जिसको हम बोलते हैं पेरेंटल सेल, उस पेरेंटल सेल से 2 सेल बननी होती है, जिन नई बनने वाली सेल को कहा जाता है डॉटर सेल्स। तो उन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ
साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होना चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होने चाहिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एक है तो उसको 2 करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए प्लांट सेल है, क्लोरोप्लास्ट एक है तो उसको 2 करना पड़ेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लीजिए 2 है तो 4 करने पड़ेंगे ताकि 2-2 करके डिवाइड हो जाए, राइट। तो यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रो करेगी, ये ग्रो करने के बाद में अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ाएगी, अपने सेल ऑर्गेनल्स को बढ़ाएगी, अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करेगी, और उसके बाद में ये सेल अल्टीमेटली 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। एंड इन दोनों सेल्स को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, ठीक है। तो जिस तरीके से माँ बाप के लिए कोई भी बच्चे अलग अलग नहीं होते, इक्वल होते हैं, उसी तरीके से इस पेरेंटल सेल के लिए भी दोनों सेल इक्वल है। तो इनके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, इक्वल अमाउंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल साइकिल। क्या बोलते हैं? सेल साइकिल, ठीक है। अब सेल साइकिल के अंदर ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, आगे पीछे ऐसा नहीं है कि पहले सेल डिवाइड हो गई फिर ग्रो कर रही है, राइट। सेल पहले डिवाइड करेगी, अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करेगी, फिर ही डिवाइड करेगी, लेकिन ये अलग अलग स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है। तो हम आगे इसको डिटेल में समझेंगे। चलिए फिर आ जाते हैं हम एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे, जिसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई है। तो पहले हम ये देखते हैं कि चैप्टर के अंदर हम लोग करने क्या क्या वाले हैं, है ना। इस चैप्टर के अंदर हम लोग समझेंगे सेल साइकिल। सबसे पहले सेल साइकिल क्या है? दिस इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डिवाइड, ठीक है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी स्टेप्स होती है, अल्टीमेटली सेल डिवाइड कर जाती है, तो वो हम समझेंगे। एम फेज क्या होती है? सेल साइकिल के अलग अलग फेज होते हैं, तो उसके अंदर एम फेज कौन सी होती है? माइटोसिस क्या है और माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? मियोसिस क्या है और मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? काफ़ी ज़्यादा छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा ये। चलिए देखिए, अगर आप अवेयर हो इस बात से, अपने चारों तरफ देखें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इवन द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी एक सिंगल सेल से। क्या आपको ये बात पता है? ठीक है, अगर नहीं पता है तो जान लो, एक सिंगल सेल से शुरुआत होती है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लेकिन आपको ये जान करके वंडर तो होता होगा, आश्चर्य तो होता होगा कि किस तरीके से सिंगल सेल जो है ये एक लार्ज ऑर्गेनिज्म बना लेती है। जैसे कि अगर एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट की भी जीवन की उत्पत्ति एक सिंगल सेल से हुई होगी, जाइगोट से, लेकिन कितनी सारी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो हर एक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, या यूं कहें कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल हम हैं तो हम भी तो छोटे थे, पहले धीरे धीरे ग्रो किए, ग्रो करने के बाद में रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हम ग्रो भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो इसी तरीके से सेल भी क्या करती है? ग्रो करती है और रिप्रोड्यूस करती है, साइज में बड़ी होगी, फिर अपने नंबर्स में बढ़ाएगी अपने आप को, ठीक है। जितनी भी सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करती है बाय डिवाइडिंग इनटू 2। जितनी भी सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करती है अपने आप को डिवाइड करने से। और जो सेल डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं पेरेंटल सेल। पेरेंटल सेल क्या करती है? 2 नई सेल्स बनाती है, उन नई सेल्स को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। जब भी वो डिवाइड करेगी 2 नई सेल्स बनाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो नई सेल्स बनी है, न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स हैं, वो भी आगे क्या करेगी? ग्रो करेगी, और ग्रो करने के बाद में डिवाइड करेगी, और इस तरीके से प्रोसेस चलती जाती है, और अल्टीमेटली बहुत सारी सेल्स बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल पॉपुलेशन। हमारे अंदर जितने भी सेल है वो एक सिंगल सेल से तो स्टार्ट हुई थी, तो जितनी भी ग्रुप है सेल का उसे हम क्या बोलेंगे? सेल पॉपुलेशन, ठीक है। ये कैसे बनी है? इट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। जो सेल पॉपुलेशन है किससे बना है? एक सिंगल सेल के ग्रो करके डिवीजन होने के बाद में जो बहुत सारी सेल्स बनी है, तो एक पेरेंटल सेल प्लस उसकी प्रोजेनी सेल, सारी की सारी मिलाकर के क्या कहलाती है? सेल पॉपुलेशन। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million cells। तो एक पेरेंटल सेल जो है वो जब डिवाइड कर दिए तो सेल डिवीजन इस बात को अलाउ करता है कि एक सिंगल सेल बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल को बना सके, वो एक कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके। आई होप ये चीज़ हमारी क्लियर है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या समझा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से होती है। सिंगल सेल डिवाइड करती है, और डिवाइड करने के बाद 2 डॉटर सेल्स बन जाती है, और ये प्रोसेस आगे डॉटर सेल्स के साथ भी चलती जाती है। तो डॉटर सेल्स भी आगे ग्रो करेगी और डिवाइड करेगी, अल्टीमेटली बहुत सारी सेल बन जाती है। तो एक सिंगल सेल पेरेंटल सेल प्लस उसकी जितनी भी प्रोजेनीज बनी है उन सबको मिला के हम बोलते हैं क्या? सेल पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम समझ चुके थे।
अब बात करते हैं सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट है जिसके अंदर एक सिंगल सेल या यूं कहें पेरेंटल सेल ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद क्या करेगी, वो डिवाइड कर जाती है और ग्रोथ करने के साथ साथ उसके जितने भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होते हैं वो भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है डॉटर सेल्स के अंदर, है ना। यहाँ पे भेदभाव हम नहीं कर सकते कि एक को ज़्यादा दे दिया एक को कम कर दिया। सेल ये सोचे कि यार मेरे पास तो एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है, चलो इसको दे देती हूँ, ये मेरा बेटा फेवरेट है या बेटी फेवरेट है, ऐसा होगा नहीं, राइट। कोई फेवरेट नहीं है सेल के लिए, सेल के लिए दोनों बेटियां बराबर है। तो यहां पर क्या होगा, दोनों के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ कंटेंट होना चाहिए। देखिए सेल डिवीजन जो है वो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके अंदर, ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, एक सेल का डिवीजन होना होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल ग्रो करती है, ठीक है। ये भी प्रोसेस यहां पर होती है। ये सभी प्रोसेसेस जो है सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, ये एक सीक्वेंशियल कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर परफॉर्म होती है ताकि सेल डिवीजन सही से हो सके और उससे प्रोजेनी सेल जो है वो सही से बन सके। और प्रोजेनी सेल के अंदर इंटैक्ट जीनोम, वही जीनोम होना चाहिए, वही जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए जो कि पेरेंटल सेल में था। क्योंकि मान लीजिए क्रोमोसोम जो है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की बात करें, हमारे अंदर 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के। अब 23 पेयर्स के अंदर मान लीजिए फर्स्ट पेयर है, इस तरीके से फर्स्ट पेयर के अंदर इस लोकेशन पे जो भी जीन होगा वो जो कैरेक्टर परफॉर्म करेगा वही जीन वही कैरेक्टर परफॉर्म करना चाहिए प्रोजेनी के क्रोमोसोम के अंदर भी। तो इस तरीके की प्रोसेस होती है। तो यहां पर क्या होगा, जो इंटैक्ट जीनोम है उससे यही मतलब है कि जो जीन है हमारा, जो क्रोमोसोम है उसके अंदर वही टाइप के जीन होने चाहिए जो हमारे पेरेंटल सेल में है, अदरवाइज स्पीशीज ही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cell. It is termed as cell cycle, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस वाली स्लाइड पे बताया। क्या है सेल साइकिल? It is the sequence of events by which cell duplicates its genome, synthesizes other constituents of the cell and ultimately divides into two daughter cells. ठीक है, पेरेंटल सेल क्या करेगी, जेनेटिक मटेरियल को डबल करेगी या यूं कहें कि डीएनए को डबल करेगी और अपने साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट या जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको भी डबल करेगी और अल्टीमेटली दो इक्वल पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर देगी दोनों डॉटर सेल्स के अंदर। इस पूरे इवेंट को हम बोलते हैं क्या, सेल साइकिल, ठीक है। हालांकि सेल ग्रोथ जो है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेल ग्रोथ तो हमेशा चलती रहती है, चाहे सेल डिवाइड कर रही हो चाहे नहीं डिवाइड कर रही हो। देखो होता क्या है, थोड़ा सा इसको अगली स्लाइड पे लेकर के समझते हैं। मान लीजिए ये एक न्यूली फॉर्म्ड सेल है, ठीक है। अब सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सेल जो है वो ग्रो तो कर ही रही है। अब आप मानते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है, पूरी सेल को कंट्रोल करता है, तो इसका भी तो एक दायरा होगा, इसकी भी तो एक लिमिट होगी। मान लीजिए कि न्यूक्लियस जो है वो एक इस पर्टिकुलर एरिया तक के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को ही कंट्रोल कर सकता था, राइट। अगर इससे बड़ा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हो गया तो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियस से पकड़ छूटती जाएगी। तो यहां पर क्या होता है, जैसे साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाता है और न्यूक्लियस कम पड़ जाता है, तो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस का जो रेशो है वो गड़बड़ हो गया, साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया और न्यूक्लियस कम हो गया। तो यहां पर जब इनका रेशो गड़बड़ होता है तब डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है एक सेल को, ताकि न्यूक्लियस 2 हो जाए, ताकि इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट होकर के और डिवाइड कर जाए, ठीक है। अब मान लीजिए कि सिर्फ इतने पार्ट को ही ये कंट्रोल कर पा रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, इसके अंदर ये और इसके अंदर ये, तो यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स बन जाएगी इस तरीके से, और फिर यह प्रोसेस आगे चलती रहेगी। तो सेल डिवीजन किसका रिजल्ट है? इट इज द रिजल्ट ऑफ गड़बड़ इन किसके अंदर, साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियस के रेशियो के अंदर, ठीक है। अगर इनका रेशियो गड़बड़ होता है तो उससे क्या होता है, सेल डिवाइड करती है। चलिए हमें यहां तक बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब आगे देखते हैं द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। अच्छा, यहां पर देखो सेल डिवीजन हमने क्या देखा, ग्रोथ जो है, सेल की ग्रोथ तो कंटिन्यूअस होती रहती है, लेकिन उसके अंदर डीएनए सिंथेसिस जो है वो एक सिर्फ स्पेसिफिक स्टेज के अंदर होता है। जब आगे हम समझेंगे एस फेज के अंदर होता है वो, सिंथेसिस फेज के अंदर, ठीक है। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है या डीएनए बोल दो, it is distributed to the daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control. तो जब सेल डिवाइड कर रही है उससे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम या जो
जेनेटिक मटेरियल है या जो डीएनए वो डबल होगा, उसके बाद में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों डॉटर सेल्स के अंदर। अभी ये सिंपल हम लोग सिर्फ समरी के बारे में बात कर रहे हैं, एक पूरा का पूरा ओवरव्यू देख रहे हैं। आगे हम डिफरेंट टाइप की स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। देखो सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस में हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला फेज है एम फेज, ठीक है, एम फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, एम फेज। दूसरा है इंटरफेज। इंटरफेज के नाम से पता चल रहा है, इंटर मतलब दो चीजों के बीच में। एम फेज जो है वो एक्चुअल में डिवीजन वाला फेज होता है जिसमें सेल डिवाइड करती है, और इंटरफेज जो है वो दो एम फेज के बीच का पार्ट है। अब इंटरफेज का मतलब आप ये मत समझना कि ये बीच का है तो कुछ नहीं होगा, सबसे ज्यादा जो टाइम है वो इंटरफेज के अंदर ही लगता है, ठीक है। मैं आपको यहां पर बताता हूं, पहला पार्ट हो गया इसका इंटरफेज और दूसरा हो गया एम फेज, ठीक है। अब जो इंटरफेज है ना, इंटरफेज दो एम फेज के बीच का पार्ट है, मतलब इस तरीके से चलता है, एम फेज इंटरफेज, एम फेज इंटरफेज। तो ये जो इंटरफेज है ये दो सेल डिवीजन के बीच का स्टेज है। एम स्टैंड्स फॉर माइटोटिक फेज, ठीक है, माइटोटिक फेज है, ओके। अब यहां पर देखो इंटरफेज को आप हल्के में मत लेना, बिकॉज इसको हम प्रिपेरेटरी फेज भी बोलते हैं, इसको हम प्रिपेरेटरी फेज भी बोलते हैं, क्योंकि सेल इस टाइम पे डिवाइड होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है ना। मान लीजिए आपका नीट का एग्जाम है और पूरे साल भर आपने उसके लिए तैयारी की है, तो पूरे साल भर आप तैयार कर रहे हो, फालतू थोड़ी बैठे थे। यही तो सबसे मेन चीज़ है जो आपको एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स दिलवाएगी। और एग्जाम तो आपका सिर्फ कुछ घंटों का है ना, 3 घंटे 20 मिनट का है। तो सिर्फ प्रिपरेशन को हम हल्के में तो नहीं ले सकते क्योंकि कितना ज़्यादा टाइम लगा है। उसी तरीके से यहाँ पर प्रिपेरेटरी फेज जो है ये 90% पार्ट से ज़्यादा टाइम कवर करती है, और जो एम फेज होता है वो सिर्फ कुछ परसेंट होता है, इवन 10% से भी कम समय ये ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए अगर हम बात करें डिफरेंट फेजेस की सेल साइकिल की, अ टिपिकल यूकेरियोटिक सेल साइकिल इज इलिस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल। अगर हम एक ह्यूमन सेल की बात करें तो जनरली जो ह्यूमन चीक सेल है ना, ह्यूमन चीक सेल वो 24 आवर्स के अंदर डिवाइड करती है, 14 घंटे के अंदर एक बार डिवाइड कर देती है, ठीक है। अगर हम बात करें यीस्ट की तो यीस्ट जो है वो 90 मिनट्स के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर डिवाइड करती है। अगर हम बात करें ई कोलाई की, जो कि एक बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल है, वो सिर्फ 20 मिनट के अंदर डिवाइड कर जाता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि किसी सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। कोई हल्का फुल्का है तो वो क्या करेगा, जल्दी डिवाइड कर जाएगा। कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो टाइम लगाएगा, ठीक है। अगर झमेला ज़्यादा है तो टाइम लगाएगा, जैसे कि हम यूकेरियोटिक सेल, ह्यूमन चीक सेल की बात करें, ठीक है, उससे थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है तो वो 90 मिनट यीस्ट के अंदर, और ई कोलाई की जो सेल है वो 20 मिनट के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 बाय 1 करके, These cells divide once in approximately every 24 hours। हर 24 घंटे के अंदर ह्यूमन सेल, यूकेरियोटिक सेल जो है वो डिवाइड करती है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये सेल टाइप पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए हमारी चीक सेल 24 आवर्स में डिवाइड कर रही है तो जल्दी जरूरी नहीं है कि हमारी जो बॉडी है उसकी हर एक सेल 24 घंटे के अंदर ही डिवाइड करे, राइट। हो सकता है कम ज़्यादा भी हो। आगे देखो, अगर हम बात करें यीस्ट की, यीस्ट जो है वो 90 मिनट्स के अंदर, या यूं कहें कि 1.5 घंटे के अंदर डिवाइड करती है। एक बार डिवाइड करने में इसको 90 मिनट लगता है। अगर सेल साइकिल को हम डिवाइड करें तो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। एम फेज को हम माइटोटिक फेज भी बोल देते हैं। 1 बाय 1 करके इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम फेज की। एम फेज जो है वो मेन फेज है जहां पर सेल डिवाइड कर रही होती है ना। एम फेज को हम माइटोटिक फेज भी बोल देते हैं। और एम फेज के बेसिस पे दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, ठीक है। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो माइटोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एम फेज देखो क्या करता है, एम फेज रिप्रेजेंट करता है जब सेल एक्चुअली सेल डिवाइड कर रही होती है, ठीक है। मतलब एम फेज में सेल डिवाइड करती है, और आई फेज जो है, इंटरफेज जो है, उस टाइम पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है डिवीजन के लिए, तो उसको हम प्रिपेरेटरी फेज भी बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, और माइटोसिस ये कब होता है, एंड द इंटरफेज जो है ये रिप्रेजेंट करता है, इट इज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। अगर हम यहां पर देखें 2 एम फेज के बीच में, ये एक एम फेज है, ये आई फेज है, ये एक एम फेज है, तो इस तरीके से 2 एम फेज के बीच में ये भी, यहां पर भी सेल डिवाइड करेगी, यहां पे भी सेल डिवाइड करेगी। इंटरफेज जो है वो दोनों के बीच का पार्ट है, जिसको हम प्रिपेरेटरी फेज भी बोल देते हैं। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर्स
एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ द ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। मतलब अगर हम बात करें 24 घंटे में से तो सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय के लिए एम फेज होता है, बाकी का इंटरफेज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, इंटरफेज मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। तो हम यहां पर अगर बात करें कि हमने क्या बोला भाई, सेल साइकिल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। एक तो हमने बोला एम फेज और एक तो हमने क्या बोला एम फेज और दूसरा हमने बोला इंटरफेज। अब हमने बोला कि जो एम फेज है इस टाइम पे सेल एक्चुअली डिवाइड करती है, इसमें एक्चुअल में सेल डिवीजन यहां पर होता है, लेकिन ये सिर्फ कितना पार्ट कवर कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कितना, मतलब 5% से भी कम, नियर अबाउट 5%। यहां पर जो इंटरफेज है, इंटरफेज क्या कर रहा है, ये प्रिपेरेटरी फेज जरूर है, लेकिन इसके अंदर सेल जो है हाईली एक्टिव होती है मेटाबॉलिकली, और इस टाइम पे सेल क्या करती है, 95% पार्ट से ज़्यादा टाइम कवर करती है सेल डिवीज़न का, राइट। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 24 घंटे में से 23 घंटे से ज़्यादा का टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है इंटरफेज में, और सिर्फ 1 घंटे से भी कम का टाइम लग रहा है एम फेज के अंदर। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब देखो एम फेज का स्टार्टिंग कहाँ से होती है। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, तो डिविजनल फेज है। तो 2 तरीके के डिवीजन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, मैंने आपको ये बताया था, जैसे ही साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस का रेशियो बिगड़ने लगता है तो डिवाइड करता है। तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा पहले, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियस डिवीजन की, तो न्यूक्लियस के डिवीजन को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। क्या कहा जाएगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर आपको ये 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक तो है कैरियो और दूसरा है काइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। सो द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। इसी तरीके से साइटोकाइनेसिस भी वर्ड आता है, साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब सेल और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो साइटो मतलब सेल और काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो सेल का डिवीजन मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर एम फेज को हमने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हो गया हमारा कैरियोकाइनेसिस, दूसरा हो गया साइटोकाइनेसिस। देखिए एम फेज वाला पार्ट आ जाओ यहाँ पर। एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन, और न्यूक्लियर डिवीजन को देखो क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, कैरियोकाइनेसिस, है ना। जो क्रोमोसोम है मेन पेरेंटल सेल का, वो डिवाइड करेगा ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए डॉटर सेल्स के अंदर, और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, एंड इट यूजुअली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, दैट इज साइटोकाइनेसिस। और जो इंटरफेज है, द इंटरफेज इट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज। इसको रेस्टिंग फेज मत बोलो, रेस्टिंग फेज बोलना मतलब बोल तो सकते हैं, लेकिन रेस्टिंग फेज के अंदर सिर्फ आराम नहीं कर रही है, तैयारी कर रही है। प्रिपेरेटरी फेज कहा जाता है, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है, एंड इट टेक्स मोर देन 95% पार्ट ऑफ द सेल डिवीजन। इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इसी दौरान सेल क्या करती है, अपने आप को तैयार करती है, इसी दौरान ग्रो भी करती है, इसी दौरान अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल भी करती है, डीएनए को डुप्लीकेट करती है, डीएनए का सिंथेसिस करती है, एक ऑर्डरली मैनर में, मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। क्लियर बात यहाँ तक। इंटरफेज को हमने अब 3 भागों में विभाजित कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इंटरफेज। कौन कौन से वो 3 पार्ट हैं? पहला पार्ट है G1 फेज, G1, दूसरा है S फेज और तीसरा है G2 फेज। G1, S, G2। अब याद करो, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक M फेज, फिर दूसरा I फेज, फिर M फेज, फिर I फेज, इस तरीके से था। 2 M फेज के बीच में I फेज था। तो अगर हम इसको ब्रेक करें, I फेज को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, G1, S एंड G2। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इससे पहले तो M था ही ये वाला, है ना, इसके बाद में भी M था ये वाला। तो आप बोल सकते हो जब हम G1 की बात करेंगे तो हम बोलेंगे माइटोटिक फेज और S फेज के बीच में आ रहा है। अगर हम S फेज की बात करेंगे तो G1 और G2 फेज के बीच में आ रहा है। अगर हम G2 फेज की बात करेंगे तो हम बोलेंगे S फेज और अगले M फेज के बीच में आता है G2। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज होता है G1, S, G2। G1
को हम गैप 1 भी बोल देते हैं, इसको ग्रोथ फर्स्ट भी बोल देते हैं। ग्रोथ यहाँ पर भी ग्रोथ होती है, यहाँ पे भी ग्रोथ होती है। और एस फेज जो है इसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। सिंथेसिस से याद रखना किसका सिंथेसिस होगा, इसमें डीएनए का सिंथेसिस होगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जीवन फेज की बात हो रही है सबसे पहले हमारे सामने। जीवन फेज जो है, जीवन फेज corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। मैंने आपको बताया एस फेज का मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन। तो देखो एम फेज और एस फेज के बीच में आ रहा है जीवन, तो यहां पर यही चीज बोली गई है, जीवन फेज करेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल, ये दो चीज के बीच का इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एम फेज एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दैट इज एस फेज। तो एम फेज और एस फेज के बीच का पार्ट है जीवन। और जीवन फेज के अंदर क्या होगा, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो यहां पर हम साइड में लिखते भी जाते हैं, सेल क्या है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव। और क्या बोला जा रहा है, देखो इसके अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है एंड कंटिन्यूअसली ग्रोथ। सेल हमेशा डिवाइड करेगी, सेल की ग्रोथ तो यहां पर हो ही रही है, इसीलिए तो हमने इसको क्या बोला, ग्रोथ 1, G1, ग्रोथ 1 या गैप 1। ठीक है, बट नोट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगा, एस फेज के अंदर, सिंथेसिस फेज के अंदर। क्लियर। अब अगला फेज जो है एस फेज, एस और सिंथेसिस फेज, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। इस टाइम पे क्या होगा, डीएनए का अमाउंट हर एक सेल के अंदर डबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जीवन। एस फेज की अगर हम बात करें तो एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए डबल हो रहा है, डीएनए इंटू 2 लिख दूं, डीएनए डबल हो रहा है कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर। और इसके साथ में देखो डीएनए पर सेल डबल्स, इनिशियल डीएनए मान लीजिए कितना था, 2C था, तो बाद में वो इंक्रीज होकर के 4C हो जाएगा। C यहां पर जो है वो डिनोट कर रहा है कंटेंट को। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में 2C है तो बाद में 4C हो जाएगा। ठीक है, मतलब डीएनए का अमाउंट कंप्लीटली डबल हो गया। However, there is no increase in the chromosome number। इस टाइम पे क्रोमोसोम के नंबर में डबल नहीं होगा, या यूं कहें डिप्लॉइड है तो वो डिप्लॉइड ही रहेगा। जैसे कि अगर हम हमारी बात करें, मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा ना भाई, इस तरीके से, तो ये क्रोमोसोम तो एक ही रहेगा, डीएनए का अमाउंट इसके अंदर डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़ रहे, डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है। इसको अच्छे से समझ लेना आप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सेल हेड डिप्लॉइड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट जीवन, मतलब प्लॉइडी चेंज नहीं होगी। जीवन में जितना था, मान लीजिए हमारे अंदर डिप्लॉइड है हम ना, तो हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो 2 ही सेट्स होंगे वो। ठीक है, ऐसे नहीं 3 हो जाएंगे, ऐसे नहीं 1 हो जाएगा, तो प्लॉइडी चेंज नहीं होगी यहाँ पर। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, दैट इज 2n, और वो आगे भी 2n ही रहेंगे। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होता है, कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर। इसी टाइम पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहां पर ये चीज भी हम लिख सकते हैं, सेंट्रियोल इंटू 2, ये हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये हो रहा है बेटा न्यूक्लियस के अंदर, ये हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर बात। चलिए अब बात करते हैं, ये हो गया जीवन, हो गया हमारा। जीवन में क्या किया, जीवन ने सेल को क्या किया, ग्रो किया। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। और एस के अंदर क्या किया, एस के अंदर डीएनए सिंथेसिस हुआ न्यूक्लियस के अंदर, और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हुआ कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब बात करते हैं G2 की। G2 ग्रोथ 2 भी बोलते हैं इसको, और इसको गैप 2 भी बोलते हैं। ग्रोथ 2 क्योंकि सेल तो ग्रो हमेशा ही हो रही होती है। एस फेज के अंदर सिर्फ डीएनए डबल हुआ, जीवन में भी ग्रोथ है, G2 में भी ग्रोथ है। लेकिन G2 के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं। ठीक है, डीएनए सिंथेसाइज एस फेज में हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस कहां हो रहा है, G2 के अंदर, क्योंकि काफी सारे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है सेल डिवाइड करने के लिए, जैसे हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से हम जानते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर जो डीएनए होता है वो रैप्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड। उसके अलावा उसके अंदर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, तो इन प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट भी तो है। ठीक है, ताकि जो माइटोसिस है वो प्रॉपर हो सके, सेल ग्रोथ कंटिन्यूज यहां पे भी रहती है। ये बात आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, जीवन ग्रोथ 1, गैप 1, जिसके अंदर सेल हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल ग्रो कर रही है, साथ में इसने क्या किया, हाँ सेल ग्रोथ कर रही है और मेटाबॉलिकली एक्टिव है। फिर आगे आया एस फेज। एस फेज के अंदर क्या हुआ, डीएनए का सिंथेसिस हुआ न्यूक्लियस के अंदर, सेंट्रियोल का सिंथेसिस हुआ कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर हमने देखा G2 के अंदर क्या हो रहा है, सेल ग्रोथ यहां पे भी हो रही है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव यहां पे भी है, लेकिन यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और डीएनए का सिंथेसिस बंद हो जाएगा। अब एक चीज और याद रखो, मान लीजिए कुछ सेल्स ऐसी होती है जो डिवाइड नहीं करती, जैसे कि ह्यूमन हार्ट सेल,
हमारी न्यूरॉन्स, तो जो सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है वो जीवन फेज से बाहर निकल जाती है, एग्जिट फेज, है ना। तो अगर कोई सेल मान लीजिए डिवाइड नहीं कर रही है तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर 3 फेज थी, G1, S एंड G2। मान लीजिए अगर कोई सेल डिवाइड नहीं कर रही तो G1 से वो बाहर निकल जाएगी और एक दूसरी फेज के अंदर चली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं G0 फेज। इसी को हम बोलते हैं सेल यहाँ पर क्या होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होगी बट ये डिवाइड नहीं करेगी, ये डिवाइड नहीं करेगी और इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसको हम क्विसेंट फेज बोलते हैं, है ना। म्यूट हो गई सेल, यहाँ पर मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अपना काम कर रही है लेकिन डिवाइड नहीं करेगी। कुछ कुछ सेल ऐसी होती है जिसको जब जरूरत पड़ेगी, डैमेज हो गया, रिपेयरिंग करानी है, तभी डिवाइड करनी है। तो जिन भी सेल को डिवाइड नहीं करना होता वो G1 फेज से G0 फेज में चली जाती है, डिवाइड नहीं करना। मान लीजिए रिपेयरिंग के टाइम पर जरूरत पड़ गई तो फिर से वो G1 फेज में जाएगी, फिर वहां से S फेज और G2 फेज में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेल डिवाइड नहीं कर रही है होती है वो किस फेज से बाहर निकलती है, G1 फेज से बाहर निकलेगी, कौन सी फेज में जाएगी, G0 फेज में जाएगी वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही चीज यहां पर आ गई जो हम अभी बात कर रहे थे कि मान लीजिए कोई सेल डिवाइड नहीं कर रही। सम सेल इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर इन एग्जिबिट डिवीजन। डिवीजन के अंदर वो क्या है, नहीं शो करती है वो, ठीक है। सेल डिवीजन शो नहीं करती है। जैसे कि अगर हम बात करें हार्ट सेल और बाकी की कुछ सेल्स जैसे कि हमारी नर्व सेल, जिनको सिर्फ कब जब जरूरत होती है तभी डिवाइड करती है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सेल्स सिर्फ कब डिवाइड करेगी, जब उनको रिप्लेस करना होगा या सेल लॉस्ट हो चुकी है इंजरी के टाइम पे या सेल डेथ हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है। तो कुछ सेल जो डिवाइड नहीं करती है वो एग्जिट कर जाती है G1 फेज को और कहाँ चली जाएगी, वो एक इनएक्टिव स्टेज के अंदर चली जाएगी जिसको हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज, या तो इसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज या इसी को हम बोलते हैं G0 या G0 फेज। यहाँ पर जब सेल होती है तो इस स्टेज के अंदर सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेगी बट प्रोलिफरेट नहीं करेगी, ग्रोथ नहीं करेगी जब तक कि जरूरत ना पड़ जाए। जरूरत पड़ने का मतलब है कोई मान लीजिए सेल डैमेज हो गई तो सेल को डिवाइड करने के लिए उसको रिपेयर करना है तो वहां पर सेल डिवाइड कर सकती है, तो वापस से G1 फेज में जाएगी अगर उसको डिवाइड करना है तो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की क्या रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे। अब बात करते हैं एनिमल्स की। देखो इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स। हम क्या है, डिप्लॉइड सेल डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो हमारे अंदर जो है सेल्स डिप्लॉइड सेल्स हैं। तो माइटोटिक डिवीजन जो होता है या माइटोसिस जो होता है वो डिप्लॉइड सेल के अंदर ही होता है, जैसे हमें रिपेयरिंग करनी है, ठीक है, हमारी ग्रोथ करनी है, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के अंदर माइटोसिस होता है। और इसके अंदर जब सेल डिवाइड करती है तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उस सेल में भी जो सेल बना रही है, डिवाइड कर रही है, और जो बनने वाली सेल है उसके अंदर भी इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, तो उसको हम माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अगर हम मेल हनी बी की बात करें तो मेल हनी बी क्या है, हैप्लॉइड है, लेकिन ये फिर भी माइटोसिस करता है क्योंकि बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, तो इसको ग्रोथ भी करना है, इसको अपना रिपेयरिंग भी करना है, तो ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस से बनने वाली सेल भी हैप्लॉइड ही होती है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। बाकी का मोस्टली जो होता है डिप्लॉइड टाइप के सेल्स के अंदर होता है। डिप्लॉइड सेल्स का मतलब होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स होते हैं, ठीक है, 2n वाली सेल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स के अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। जैसे एल्गी की अगर बात करें तो एल्गी का जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोटिक लाइफ साइकिल है। ब्रायोफाइट्स में भी मोस्टली जो सेल्स होती है वो हैप्लोटिक होती है, तो वहाँ पे भी हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी ये डिवीजन हो जाता है। माइटोटिक डिवीजन शो करता है बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चैप्टर 3 के अंदर प्लांट वाले में पढ़ोगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सी प्लांट स्पीशीज है जिसके अंदर माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स में होता है, तो ये हो गया आपका एल्गी के अंदर एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर भी है। चलिए अब हम बात करते हैं एम फेज के बारे में। देखो एम फेज के बेसिस पे हमने सेल डिवीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस के अंदर इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं माइटोसिस को हम, जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर इक्वल होते हैं पेरेंटल सेल में भी और डॉटर सेल्स में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो हमारी जो 46 क्रोमोसोम्स वाली डिप्लॉइड सेल है जिसके अंदर पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स होते हैं, तो सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ एक पेयर को छोड़ के जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जब सेल डिवाइड करेगी तो पेरेंटल सेल में 46 था, तो बनने वाली जो 2 डॉटर सेल्स होंगी उनके अंदर भी इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो पहली बार ही देख रहे हो, ठीक है ना।
और बाकी बच्चे कुछ रिवीजन के लिए देख रहे होंगे। मान लीजिए 46 क्रोमोसोम्स हैं और ये 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये हमारे पेयर्स में होते हैं, दो दो के पेयर्स, तो टोटल 23 पेयर्स हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए सेल डिवाइड करने वाली होती है तो उसका वही सीक्वेंस, पहले ग्रो करेगी, जेनेटिक मटेरियल को डबल करेगी और फिर अल्टीमेटली डिवाइड कर जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये सेल जो है ये दो में डिवाइड हो गई, दो डॉटर सेल्स बन गई, तो यहाँ पे इनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। और क्योंकि ये और ये दोनों सेल के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम गया है, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोल देते हैं। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, या इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस, माइटोसिस कब होता है? जब एक डिप्लॉइड सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन पेरेंटल सेल एंड इन डॉटर सेल। ये हमारी जनरली बॉडी की सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है। हमारी बॉडी के अंदर जब ग्रोथ होता है, रिपेयरिंग होती है या किसी डैमेज पार्ट को रिपेयर करना होता है, तब ये होता है माइटोसिस। चलिए आ जाओ पीछे वापस से। अब देखो एम फेज जो है ये ड्रामेटिक फेज है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, तो ये ड्रामेटिक फेज है, इसके अंदर इक्वल में ये एक्चुअल वो पार्ट है जब सेल क्या है डिवाइड कर दी होती है। इट इन्वॉल्विंग मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। यहाँ पर सारे के सारे ऑर्गेनाइज होंगे। भाई मान लीजिए मैंने भी आपको बताया था एक फादर को अपने दो बच्चों के अंदर, दो बेटों के अंदर अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले वो सारी की सारी चीज़ें मंगा के तो रखेगा, भाई सामने रखो। एक एक एसी देनी है दोनों को एक एक सोफ़ा देना है, एक एक कूलर देना है, एक एक लाइट देनी है, या जो भी चीज़ें हैं उन सबको ऑर्गेनाइज तो करेगा। तो सेल भी इसी तरीके से ऐसे ही करती है, जब इसको डिवाइड करना होता है तो सारी चीज़ें डुप्लीकेट तो करती है, साथ में उसको ऑर्गेनाइज करती है ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंटल सेल एंड प्रोजेनी सेल्स आर सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। मैंने अभी आपको बताया क्रोमोसोम्स के नंबर पेरेंटल सेल एंड डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल रहेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन। और इसको हम कन्वीनियंस के लिए माइटोसिस भी बोल देते हैं। एंड इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। अब देखो न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है माइटोसिस के दौरान, तो उसकी 4 फेजेस हमने समझने के लिए, कन्वीनियंस के लिए रखी है। ये 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसको हम ट्रिक से पी मेट के नाम से भी याद रख सकते हैं। पी मेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। हालांकि ऐसा कोई क्लियर कट बाउंड्री, क्लियर कट हमारे पास ऐसा नहीं है जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सा फेज क्या है, लेकिन हम यहाँ पर इनको समझने के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन क्योंकि ये सेल डिवीजन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो क्लियर कट बाउंड्री हमें पता नहीं लगती है, हर एक चीज़ ट्रांजिशनल फेज से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 फेजेज हो गई। सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है और एक क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन। इनके बीच में क्लियर कट लाइन नहीं बना सकती। इसकी जो फेजेस हैं, ये एक ट्रांजिशनल फेज होती है जो कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 डिफरेंट स्टेजेस है। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। पी मेट के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। अब मैं इसका एक ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ जिससे आपको एक क्लियर कट चीज़ें समझ में आ जाए। प्रोफेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर बात करेंगे, यहाँ पर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, देखो जब सेल डिवाइड नहीं करने वाली होती है ना, तो क्रोमोसोम नहीं होते। क्रोमोसोम की फॉर्म में वहां पर क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल जो इधर उधर आराम से बिखरा हुआ होता है ना। याद कीजिए जब हमने सेल वाला पार्ट पढ़ा था तो उसके अंदर, और ये किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये बिखरा हुआ होता है ना। क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, अनऑर्गेनाइज्ड है, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में है। जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तब ये क्रोमोसोम की फॉर्म में तैयार होता है, क्रोमोसोम बनता है। जैसे आप शादी में जब जाते हो ना, तो आप घर पे तो कैसे किसी भी हालत में पड़े रहते हो, चड्डा पहन रखा है, बनियान पहन रखा है कच्छे में, है ना। लेकिन जब आपको शादी में जाना होता है तो नहा धो के तैयार होते हो, बाल वाल बनाते हो और कपड़े वेल सूटेड कोट पैंट पहन के निकलते हो कि हाँ भाई अब जाना है हमें शादी में तैयार होकर। तो क्रोमोसोम की मान लो ये शादी है, तो क्रोमोसोम इस टाइम पे क्या करता है? अपने आप को तैयार करता है। जेनेटिक मटेरियल जो बिखरा हुआ इधर उधर पड़ा हुआ है वो ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोफेज के दौरान जो है क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम बनने लग जाते हैं। अभी पूरी तरीके से बने नहीं है, बनना स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जानते हैं न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जब ये कंडेंसेशन हो जाता है, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हो रहा होता है, उस दौरान इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी क्या करती है? रप्चर करने लग जाती है ना, टूटने लग जाती है। इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, है ना, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। होते तो उसी के अंदर है, क्योंकि देखो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बनती किसकी, लिपिड एंड प्रोटीन की, लिपिड एंड प्रोटीन उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो वो दिखता नहीं है हमें, ठीक है, वो तो वापस से आ जाएगा जब सेल डिवाइड हो चुकी होगी, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो प्रोफेज के दौरान क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम है ये कंडेंस होना स्टार्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो रही है, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटिस, ये सब भी क्या कर रहे हैं, डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहे हैं। मेटाफेज के अंदर आकर के ये कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस, क्रोमोसोम अच्छे से कंडेंस हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस पूरी की पूरी डिसअपियर हो चुकी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस पूरा डिसअपियर हो चुका होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी की पूरी गायब हो चुकी होगी, डिसअपियर हो चुकी होगी। इसके अलावा प्रोफेज के अंदर एक चीज होती थी, जो सेंट्रोसोम, याद कीजिए, जो सेंट्रियोल डिवाइड किए थे, जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल डिवाइड किए थे ड्यूरिंग इंटरफेज, एस फेज के दौरान, है ना, इंटरफेज के एस फेज के दौरान, तो वो क्या चले जाते हैं, वो चले जाते हैं अपोजिट पोल्स पे, यहां पर चले जाएंगे, ठीक है। और मेटाफेज के दौरान इसके अंदर से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स इस तरफ बनते हैं और इसके अंदर कुछ एस्टर्स, यहां से प्रोटीनियस स्ट्रक्चर निकलने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं एस्टर्स। एस्टर्स मतलब जैसे चमकदार स्ट्रक्चर होती है, जैसे स्टार्स चमकते हैं ना, उस तरीके से। अब स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो एक्चुअल में प्रोटीन के बने होते हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स यहां पर इन क्रोमोसोम्स को पकड़ लेते हैं, और हम जानते हैं क्रोमोसोम का जो, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर के यहां पर एक प्रोटीनियस डिस्क होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। तो यहां से जो स्पिंडल फाइबर आएंगे वो इस साइड के काइनेटोकोर को पकड़ेंगे, और इधर से जो आएंगे वो इधर वाले काइनेटोकोर को पकड़ेंगे, और दोनों तरफ के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अपने अपने साइड के काइनेटोकोर को पकड़ लेते हैं, ठीक है। और ये पहले तो क्या होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, और मेटाफेज के दौरान ये आ जाते हैं बीच में एक प्लेट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मेटाफेज जैसे ही आगे बढ़ता है तो इसकी अगली स्टेज है एनाफेज। एनाफेज के दौरान देखो क्या होगा, मान लीजिए ये वाला जो क्रोमेटिड है इसको ऊपर खींच लेगा, मतलब जिस तरीके से आप मांझे को खींचते हो उसी तरीके से ये क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर एक तरीके से धागे जैसी स्ट्रक्चर मान लो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करेगा, इस वाले क्रोमेटिड को इधर की तरफ भेजेगा, है ना। दो क्रोमेटिड होते हैं, एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो यहां से ये वाला क्रोमेटिड इस तरफ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और इधर वाले नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। अब आप देखो काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर, तो काइनेटोकोर ही तो ज्यादा पास में आएगा। तो जब क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, अब यहां पर क्या आएगा, जैसे ही खींचेगा दोनों क्रोमेटिड क्या करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब सेपरेट होने के बाद में स्पिंडल फाइबर छोटे होते जाएंगे साइज में, तो ये ऊपर की तरफ और इधर से नीचे की तरफ दोनों ऑपोजिट पोल्स पे रन करेगा। कौन, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जब दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और ये ऑपोजिट पोल्स पे रन करते हैं, तो उस दौरान यहां पर काइनेटोकोर वाला जो पार्ट है ये होता है किस तरफ, पेरिफेरल साइड में, और जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं, दोनों आर्म जो हैं इसकी, ये सेंट्रल पार्ट की तरफ रहेगी, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे अभी। अब टीलोफेज में कंप्लीटली अपने अपने पोल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये वाला क्रोमेटिड इधर चला गया, ये वाला क्रोमेटिड इधर आ गया, कंप्लीटली चले गए। जैसे ही पहुंच जाते हैं टीलोफेज में, तो क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस्ट कर देता है। क्रोमोसोम वापस से क्या करेगा, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में बिखर जाएगा। इस दौरान वापस से न्यूक्लियोलस आ जाएगी, वापस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, वापस से जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब इसका टोटली ऑपोजिट। लेकिन क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, तो यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट्स डिवाइड हो जाएंगे, मतलब एक हिस्सा क्लम्स, मतलब एक गुच्छा इधर एक गुच्छा इधर। अब ये तो हो गया आपका किसका डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन। इसके बाद में साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको समझ लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेज की। देखो प्रोफेज क्या चीज है। प्रोफेज में देखो क्या हो रहा है, प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज है। माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज है, और ये स्टार्ट होती है एस और G2 के बाद में, G1 S G2 फिर M फेज के अंदर प्रोफेज, ठीक है। इन द एस फेज एंड G2 फेज, एस फेज और G2 फेज के अंदर जो डीएनए बना था, जो प्रोटीन बना था, वो डिस्टिंक्ट नहीं होता। डिस्टिंक्ट का मतलब है वो क्लियर कट विजिबल नहीं होता है, वो इंटरवाइंड होता है, गुच्छे की फॉर्म में होता है, और हम बोल सकते हैं कि वो क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में होता है। प्रोफेज इज मार्क्ड, प्रोफेज की पहचान क्या है, इस दौरान डीएनए का कंडेंसेशन होने लग जाता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो जाता है, क्रोमोसोम्स बनने लग जाते हैं, कंप्लीटली नहीं बनते लेकिन बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो अनटेंगल्ड हो जाता है, मतलब ये गुच्छा जो एक दूसरे में घुसा हुआ था वो अब सुलझने लगता है, ऑर्गेनाइज होने लगता है ना। इस प्रोसेस के दौरान अनटेंगल्ड हो जाता है, गुच्छा सुलझ जाता है और क्रोमेटिन कंडेंस होने लगता है, या यूं कहें क्रोमोसोम बनने लगते हैं, क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो सेंट्रोसोम बनी थी, कब बनी थी भाई? एस फेज के दौरान। एस फेज के दौरान जो क्रोमोसोम जो सेंट्रोसोम थी वो डुप्लीकेट हुई थी, ठीक है। वो क्या करने लग जाती है? इट बिगिन टू मूव ऑपोजिट पोल्स, वो ऑपोजिट पोल्स पे चली जाएगी, है ना। बीच में थी पहले, अब एक ऊपर एक नीचे या आइट साइड में ऑपोजिट पोल्स पे चली जाती है दोनों सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम का मेन रोल सेल डिवीजन के अंदर होता है। स्पिंडल फाइबर्स एस्टर से रिलीज करती है जिसकी वजह से क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं। ओके, कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। इन फॉलोइंग कैरेक्टर्स को देख करके हम बता सकते हैं कि प्रोफेज कंप्लीट हो चुका है। देखो क्या क्या होगा, कंप्लीट होगा जब प्रोफेज, तब क्या होगा? क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कंडेंस होकर के कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम बना लेते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, इस टाइम पे जो क्रोमोसोम हमें दिखाई देता है वो दो क्रोमेटिड से मिलकर के बनता है। एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, मतलब एक क्रोमेटिड ये हो गया, एक क्रोमेटिड ये हो गया। इन दोनों क्रोमेटिड को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड है, इनको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। बीच में जो पार्ट है, बीच में जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर, ठीक है ना। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। ये हम देख चुके हैं यहाँ पर, सेंट्रोसोम जो बने थे एस फेज के दौरान साइटोप्लाज्म के अंदर, वो दोनों ऑपोजिट पोल्स पे जाने लग जाते हैं, ठीक है। ऑपोजिट पोल्स पे जाएंगे। हर एक सेंट्रोसोम जो है वो दो सेंट्रियोल से बनता है और वो दोनों सेंट्रियोल क्या करते हैं? रेडिएट आउट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं एस्टर्स। वो बिल्कुल एक स्टार चमकता है ना जिस तरीके से, ऐसे इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, तो इसको कहा जाता है एस्टर्स, ठीक है। टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। अब दो एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स, इस पूरी स्ट्रक्चर को जिसके अंदर एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर्स आ गए, इनको हम बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। चलिए अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। देखो ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया। अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो रही है। तो यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस की एनवेलप है जो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रही है और क्रोमोसोम फाइबर यहाँ पर ऐसे ही पड़े हुए थे, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में बनने लग रहे हैं, तो ये लेट प्रोफेज है। आगे हम बात करते हैं मेटाफेज की। देखो मेटाफेज के दौरान क्या होता है? इस टाइम पे डीएनए कंडेंसेशन या क्रोमोसोम कंडेंस होकर के एक अच्छी तरीके से क्रोमोसोम विजिबल होने लग जाता है, जो कि दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर के बनता है। यही वो टाइम है जिस टाइम पे हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने का बेस्ट टाइम क्या है? मेटाफेज। अब मेटाफेज जब आती है तो इस दौरान जो सेंट्रोसोम्स थे उन्होंने एस्टर्स रिलीज किए। ये एस्टर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर के कनेक्ट हो जाएंगे, किससे? काइनेटोकोर से, अपने अपने साइड के क्रोमोसोम से। अब क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं? कुछ तो खींचते हैं और कुछ ढील छोड़ते हैं। अल्टीमेटली जो टोटल क्रोमोसोम्स हैं वो आकर के बीच वाली प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। तो मेटाफेजिक प्लेट जो है ये इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है मेटाफेज की। चलिए देखो यहाँ पर, complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis। जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ये हमें इस बात का मार्क करती है, इस बात की पहचान कराती है कि अब माइटोसिस की सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुकी है। क्रोमोसोम्स स्प्रेड हो चुके होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर स्टार्टिंग में, और इस स्टेज के अंदर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है और इसको क्लियरली ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। सो दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और यही वो स्टेज है जिसमें मॉर्फोलॉजी एंड क्रोमोसोम की स्टडी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब इस दौरान देखो क्या होता है, मेटाफेज क्रोमोसोम जो होते हैं दो क्रोमेटिड से मिलकर के बनते हैं। इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स को कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो आपस में जुड़े होते हैं। बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सो बोथ द क्रोमेटिड्स ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर के पास में एक स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर इज प्रोटीनियस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। यही वो पार्ट है जहां पर आकर के स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। जब क्रोमोसोम सेपरेट होगा ना, तो इसी पार्ट से जो स्पिंडल फाइबर से वो इसको क्या करेगा, डिटेच करेगा। ओके, सो इट इज द साइट
वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। ठीक है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। ओके, अच्छा अब देखो क्रोमोसोम्स जो हैं इधर उधर फैले हुए हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स आते हैं सेंट्रोसोम से, वो क्या करते हैं, उसको बीच में एक मेटाफेज स्टेज के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर बीच में एक इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अरेंज कर देते हैं। प्लेट मतलब एक इमेजिनरी लाइन मान लो, जिसके ऊपर सारे के सारे क्रोमोसोम्स ऐसे बीच के अंदर अलाइन हो गए, जिसको हम बोल देते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, अब देखो क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, दे आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ सेल, सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore spindle fiber from one pole and sister chromatid connected by kinetochore to the spindle fibers of opposite pole। ध्यान से समझना, ये स्टार्टिंग वाली मेटाफेज है। ठीक है, इस दौरान देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो सेंट्रोसोम थे, इन्होंने क्या किया, एस्टर्स रिलीज कर दिए, स्पिंडल फाइबर्स, ये स्टार की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, स्टार जिस तरीके से चमकता है उस तरीके से ये भी चारों तरफ अपने एस्टर्स इन्होंने रिलीज कर दिए, बिल्कुल स्टार के जैसे लग रहे हैं। और यहाँ से स्पिंडल फाइबर जाएगा, इससे कनेक्ट होगा, स्पिंडल फाइबर जाएगा, इससे कनेक्ट होगा, यहाँ का स्पिंडल फाइबर इससे, ऊपर का इससे, इसी तरीके से यहाँ का इससे और यहाँ का इससे। ठीक है, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स होंगे। अब देखो मान लीजिए कि ये वाला क्रोमोसोम है, तो इधर वाला स्पिंडल फाइबर तो थोड़ा सा लूज करेगा अपने आप को, और ये वाला इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, तो ये आ जाएगा बीच में। इसी तरीके से सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो आ जाएंगे बीच में एक लाइन पे, इसको बोलते हैं मेटाफेजिक लाइन। और ये मेटाफेजिक लाइन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटाफेज। ठीक है, सारे के सारे इक्वेटोरियल लाइन पे अगर अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम, तो उसको बोलते हैं हम मेटाफेजिक प्लेट या मेटाफेज स्टेज को बोलते हैं मेटाफेज। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड एज मेटाफेज प्लेट, और इस प्लेट को क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। अब इस मेटाफेज के की फीचर्स क्या क्या हैं, देखो क्या क्या की फीचर्स हमने देखे। ये बेस फेज है टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है वो दो हिस्सों का बना होता है, दो क्रोमेटिड्स का, और दोनों क्रोमेटिड जो है बीच में सेंट्रोमियर पे एक दूसरे से अटैच होती है। सेंट्रोमियर के पास दोनों क्रोमेटिड का अपना अपना एक काइनेटोकोर होता है, जो कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन की बनी हुई। डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर जो है, इट इज द प्लेस वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। ठीक है, और अब क्या होगा, क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, मेटाफेजिक प्लेट पे आकर के अलाइन हो जाएंगे। देखो स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर से, और क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल इक्वेटर पे बीच में आकर के अलाइन हो जाएगा मेटाफेजिक प्लेट पे। स्पिंडल फाइबर्स दोनों साइड से अभी भी जुड़े रहेंगे। ठीक है, इससे अगली जो स्टेज है वो है हमारी एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होगा, दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ऊपर वाला जो स्पिंडल फाइबर्स है वो उसको खींचेगा ऊपर की तरफ, और नीचे वाला नीचे की तरफ, तो दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब अलग हो जाएंगे तो ऊपर की तरफ जो जाएगा उसका जो काइनेटोकोर है या जो सेंट्रोमियर वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहेगा, और आर्म्स नीचे की तरफ रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ये इस तरीके से रहेगा, दिखाता हूँ आगे। चलिए देखो ये रहा, एनाफेज के अंदर क्या हो जाएगा, अब जो क्रोमेटिड्स हैं ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ रन करने लग जाएंगे। अब ये क्रोमेटिड जब रन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो काइनेटोकोर वाला हिस्सा है इसका, ये तो किस तरफ होगा, पेरिफेरी की तरफ, और जो इसकी आर्म वाला हिस्सा है, ये दोनों जो आर्म्स हैं ये सेंट्रल पार्ट पे होंगी। क्लियर। अब बात करते हैं ये एनाफेज की, है ना, थर्ड फेज है। स्टार्टिंग ऑफ एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम जो होते हैं वो अरेंज होते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे, ये स्प्लिट कर जाते हैं और दोनों डॉटर क्रोमेटिड्स यहाँ से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। अब इनको क्रोमेटिड्स को हम डॉटर क्रोमोसोम बोलने लग जाते हैं, क्योंकि सेपरेट हो गए। नई सेल जो बनेगी उनके लिए तो यही क्रोमोसोम है, ये डॉटर क्रोमोसोम्स हो गए दोनों ही साइड में। ठीक है ना, जो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर ट्रांसफर होंगे। ओके, माइग्रेशन टुवर्ड्स टू अपोजिट पोल्स, ये माइग्रेट होने लग जाते हैं, सेपरेट होकर के, स्प्लिट होकर के क्या अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। Each chromosome moves away from the equatorial plate. The centromere of each chromosome remains directed towards the pole. अब जब ये रन कर रहे हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ, तो इनका जो सेंट्रोमियर है वो ऑपोजिट पोल की तरफ है, ऑपोजिट पोल की तरफ है, और इनकी जो आर्म्स है ये किस तरफ है, सेंट्रल लाइन की तरफ है, बीच की तरफ है। ठीक है, विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। ठीक है, आर्म्स जो है पीछे की तरफ होगी। ठीक है, जैसा आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो। क्लियर बात। अब इसके फॉलोइंग, इसके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या हो गए, इस दौरान सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे, क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे और क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल्स पे मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, अभी तक पूरे पहुंचे नहीं है, मूव करने लग जाएंगे। आगे देखिए, आगे आता है हमारा
टीलोफेज। टीलोफेज इज द लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस। इस दौरान जो है क्रोमेटिड्स अपने अपने अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके होते हैं और जैसे ये पहुंचते हैं तो इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स जो गायब हुए थे स्टार्टिंग में प्रोफेज के दौरान वो वापस से आने लग जाते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये रीअपियर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल ऑपोजिट है प्रोफेज का। देखो यहाँ पर ये कंप्लीटली जो है ये पहुंच चुके हैं अपने ऑपोजिट पोल पे। क्रोमेटिड जैसे ही पहुंचते हैं ये अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं। याद कीजिए प्रोफेज को, प्रोफेज के टाइम पे क्रोमोसोम्स अच्छी तरीके से दिखाई थोड़ी दे रहे थे, कंडेंस्ड नहीं हुए थे। यहाँ पर क्या हो जाता है, डीकंडेंसेशन हो जाता है। क्रोमेटिड्स की जो अपनी इंडिविजुअलिटी है वो लूज हो जाती है, वो आपस से वो एंटेंगल्ड फॉर्म में या बिखरे हुए जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में यहाँ पर से फिर से बन जाते हैं। देखो इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, सबसे पहली चीज़ फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, जिसको हम टीलोफेज बोलते हैं। क्रोमोसोम जो है वो रीच कर चुके होते हैं अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे, ऊपर नीचे, है ना। डीकंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम्स और उनकी इंडिविजुअलिटी है जो वो लूज कर देते हैं। तो इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम है ये अब इजीली आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर दिया है। ओके, ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, यहाँ पर ये क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में दिखाई देने लग जाएगा आपको, है ना। दोनों पोल्स पे थोड़ा थोड़ा ऐसा एंटेंगल फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल यहाँ पर बिखरा हुआ होगा। दिस इज द स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स। इस स्टेज के अंदर हमें देखो क्या क्या देखने को मिलता है। क्रोमोसोम का क्लस्टर देखने को मिलता है, क्रोमोसोम क्लस्टर दोनों साइड पे, बहुत अपोजिट पोल्स पे यहाँ पर, और उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो चुकी है, डिस्क्रीट फॉर्म में हो गए हैं वो, मतलब क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं है, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में है, ऐसा क्लम्स टाइप का गुच्छा बना हुआ। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होने लग जाती है क्रोमोसोम्स के चारों तरफ, क्रोमोसोम के क्लस्टर की तरफ। ये देखो क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो रही है क्योंकि ये न्यूक्लियस है। अब जब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड यहाँ से हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्या है, पूरी सेल बन जाएगी। तो ये न्यूक्लियस बनने वाला है तो न्यूक्लियर एनवेलप इसके चारों तरफ बन जाती है। ठीक है, इससे दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। न्यूक्लियोलस, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वापस से आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। देखो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया कैरियोकाइनेसिस, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज द प्रोसेस इन विच साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होता है उसके बाद में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड जैसे होगा दोनों के अंदर, मतलब दोनों सेल्स के अंदर दोनों न्यूक्लियाई जो हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उससे क्या है अल्टीमेटली दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती है। चलिए पहले इसको समझते हैं, फिर हम बात करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर किस तरीके से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। देखो माइटोसिस कंप्लीट होता है ना सिर्फ, देखो माइटोसिस के अंदर ना सिर्फ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा, डॉटर न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा, बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, बल्कि सेल अपने आप में दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो सिर्फ न्यूक्लियस का डिवाइड नहीं होता, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का भी डिवाइड होता है, तब जाकर के एक सिंगल सेल डिवाइड होती है दो सेल्स के अंदर, दो डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, जिसके एंड में डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड, तब जाकर के पूरा सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर देखो एनिमल सेल और प्लांट सेल ये दोनों अलग अलग तरीके से साइटोप्लाज्म डिवीजन करती है ना। अगर हम बात करें प्लांट सेल, अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर मान लीजिए ये सेल है, तो ये दो न्यूक्लियाई बन गए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक सेल फरो हो जाता है। फरो का मतलब होता है खांच। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कॉर्नर से अंदर की तरफ घुस जाती है, दोनों तरफ से अंदर घुसते बीच में मिल जाती है। तो अब क्योंकि ये दोनों जो खांच है ये बनते अंदर की तरफ मिल जाएगी और अल्टीमेटली जो सेल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कैसे, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर आप जानते हो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है सेल वॉल, तो वो तो रिजिड होती है, हार्ड होती है, तो वो तो अंदर फरो फॉर्मेशन को अलाउ करेगी नहीं। तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर बीच में एक मिडल लेमेला बनने लग जाता है ना। हम जानते हैं मिडल लेमेला क्या है, एक वो है सीमेंटिंग सब्सटेंस जो दो नेबरिंग सेल वॉल्स को आपस में कनेक्ट करता है, चिपका के रखता है, ग्लू करता है, होल्ड करने का काम करता है। तो यहाँ पर मिडल लेमेला का फॉर्मेशन हो जाता है जो बीच में होता है और धीरे धीरे बाहर की तरफ
बाहर की तरफ रन करने लग जाएगा और अल्टीमेटली लास्ट में जाएगा और उसकी वजह से सेल जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, हम बोल सकते हैं मिडल लेमिला फॉर्मेशन या सेल वॉल फॉर्मेशन, और इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन जो होगा वो प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने में हेल्प करेगा, जबकि सेल फरो जो है वो हेल्प करता है एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने में, राइट। चलिए अब देखो इसको समझते हैं हम। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फरो हुआ, ये फरो ग्रेजुअली डीप करता है, धीरे धीरे अंदर की तरफ डीप होता जाएगा एंड अल्टीमेटली जॉइंस द सेंटर, बीच में आकर के सेंटर में ज्वाइन कर जाएगा और जिससे साइटोप्लाज्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, सेल फरो फॉर्मेशन समझ में आ गया। प्लांट सेल के अंदर ये थोड़ा सा अलग है। प्लांट सेल जो है वो एनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली एक्सटेंसिबल सेल वॉल, तो यहाँ पर सेल वॉल जो है हार्ड होती है, तो इसकी वजह से सेल फरो फॉर्मेशन की वजह से ये डिवाइड नहीं कर पाता। तो इसमें देखो क्या होता है, दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के सेंटर में सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो धीरे धीरे ग्रोज आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ रन करेगा टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। तो बाहर की जो सेल वॉल है इसको मिलाने के लिए बीच से रन करेगा साइडों की तरफ, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट। अब जब सेल, अभी यहां पर जो बन रहा है वो सेल वॉल तो नहीं है, वो बीच में जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है सेंटर में स्टार्ट और वो जाती है धीरे धीरे लेटरल वाले पार्ट्स में, सेल वॉल के अंदर ज्वाइन कर जाती है। उससे क्या हो जाता है, पूरा सेल जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। देखो यहाँ पर द सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट द मिडल लेमिला, जो सेल प्लेट बनी है वो एक्चुअल में मिडल लेमिला को रिप्रेजेंट करती है, दो सेल के बीच में, दो सेल वॉल के बीच में, ठीक है। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। अब साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं दोनों सेल के अंदर, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस होता है, इसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियाई डिवाइड कर गया, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया और न्यूक्लियस के नंबर बढ़ गए, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा, तो मल्टीपल न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी ना। 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से मल्टीपल न्यूक्लियाई कंडीशन फॉर्मेशन हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म जब डिवाइड नहीं होगा तो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है, जिसकी वजह से इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंसाइटियम। सिंसाइटियम जो कि एंडोस्पर्म में होता है कोकोनट के, कोकोनट का जो एंडोस्पर्म है वो यही वाली कंडीशन है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं सिंसाइटियम, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। देखो माइटोसिस हम जानते हैं सेल जब डिवाइड करती है तो 1 से 2 होती है, 2 से 4 होती है, 4 से 8 होती है, इस तरीके से अपने नंबर्स को बढ़ाती है। तो जब सेल का नंबर बढ़ता है तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है ना, छोटे से बड़ा होता है ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म की जब ग्रोथ होती है तो उसमें हेल्प करता है माइटोसिस। दूसरा, जब हमें कहीं चोट लग जाती है, मान लीजिए हमारी जो स्किन है उसके ऊपर चोट लग गई, तो क्या होगा, वो रिपेयर करने में हेल्प करता है, हमारे डैमेज टिश्यू को, डैमेज ऑर्गन को, डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या करता है, रिपेयर करता है। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट हमारी बॉडी के ऐसे हैं जो सेल डिवाइड करते रहते हैं, जैसे हमारी स्किन की अपर मोस्ट लेयर जो है वो डेड है, तो इसके अंदर सेल डिवाइड करती रहती है ताकि जो स्किन है हमारी वो नई आती रहे, ठीक है। हमारी जो अपर एपिडर्मिस है डेड वो हटती रहे और उसकी जगह नई सेल्स आती रहे। और क्या है, ग्रोथ हो गया। अच्छा, कुछ केस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड भी करता है ना, इसके अंदर जैसे हमने देखा था, एक्सेप्शनल केस हमने देखा था कि मेल हनी बी जो होती है ना, मेल हनी बी जो ड्रोन होता है उसके अंदर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो हैप्लॉइड वाली भी क्या करती है, माइटोसिस करती है, तो उससे उसका क्या होगा, ग्रोथ होगा। चलिए अब देखो यहाँ पर माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल, जनरली तो डिप्लॉइड सेल के अंदर होता है, लेकिन हमने अभी अभी देखा कि कुछ केस के अंदर, एक्सेप्शनल केस के अंदर कुछ लोअर प्लांट जैसे कि हम बात करें एल्गी एंड ब्राइफाइट्स के अंदर, और कुछ सोशल इंसेक्ट्स जैसे कि मेल हनी बी, उनके अंदर हैप्लॉइड सेल्स भी डिवाइड करती है माइटोसिस के दौरान, माइटोसिस से, ठीक है। तो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, माइटोसिस जो है, ये माइटोसिस के बाद में 2 डिप्लॉइड सेल्स होती है ना, 2 डिप्लॉइड सेल्स बनती है, प्रोडक्शन ऑफ 2 डॉटर सेल्स जो एक दूसरे से कंप्लीटली आइडेंटिकल होती है जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टाइम पे अगर ग्रोथ होती है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, तो ग्रोथ में हेल्प करता है माइटोसिस।
ठीक है। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेल डिवाइड कब करती है, जब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तब जाकर के सेल डिवाइड करती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को ये रिस्टोर कर लेती है, क्योंकि जब सेल डिवाइड करेगी तो इसका रेशियो फिर से रिस्टोर हो जाएगा, जैसा था वैसे ही हो जाएगा। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में जो रेशियो है वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा। ओके। सेल को रिपेयर करने में हेल्प करती है। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, हमारी एपिडर्मिस की अपर लेयर, लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल्स, ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड होती रहती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जो कि है माइटोसिस। ठीक है। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। एपिकल मेरिस्टेम है, इसके अलावा लेटरल कैम्बियम है, लेटरल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, वहाँ पर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करती है, प्लांट की कंटिन्यूस ग्रोथ में हेल्प करता है थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। तो एनिमल की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, रिपेयर डैमेज पार्ट को रिप्लेस करने में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा हमारी जो स्किन है, हमारी गट की लाइनिंग है, इसकी कॉन्स्टेंटली जो रिपेयरिंग है वो होती रहती है। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हेप्लोइड लाइफ साइकिल है, हेप्लोइड सेट्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी ये जो है इनको ग्रो करने में हेल्प करता है, जैसे कि मेल हनी बी एंड लोअर प्लांट्स के केस में लाइक एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। अब बात करते हैं मियोसिस की। देखो, मियोसिस समझना, मियोसिस माइटोसिस से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। मियोसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक, राइट। मियोसिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब क्या होता है मियोसिस 1 में एंड मियोसिस 2 में, इसको आगे हम समझेंगे। एक जनरल ओवरव्यू देख लो आप। मियोसिस जब डिवाइड करता है तो इससे पहले मान लीजिए एक सेल है, मान लीजिए इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो जब 46 क्रोमोसोम्स डिवाइड करेंगे तो पहले दो सेल बनेगी, इसके बाद में ये फिर से डिवाइड करेंगे, इससे दो सेल और बनेगी। अब इसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे, इन चारों के अंदर 23 होंगे। अब क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए हैं पेरेंटल सेल के कंपैरिजन में डॉटर सेल्स के अंदर, तो इसीलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स थे, डिप्लॉइड में हो रहा है, दो सेल बनी और फिर दो बनी, तो मतलब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक को तो हम बोलते हैं M1 मियोसिस 1 और दूसरा वाला जो है इसको हम बोलते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 1 में दो सेल बनती है, मियोसिस 2 में 4 सेल्स बन जाती है, 4 डॉटर सेल्स। तो माइटोसिस और इसमें क्या डिफरेंस है, वहाँ पर सिर्फ 2 डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हो रहे थे, यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स फॉर्मेशन होगा। वहाँ पर क्रोमोसोम्स के नंबर इक्वल थे पेरेंटल सेल एंड डॉटर सेल में, यहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर जो है वो हाफ हो जाएंगे। ठीक है। तो 1 बाय 1 करके समझते हैं। देखो, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर एक प्रोसेस आती है गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें मेल के अंदर, मेल बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल की बॉडी में ओवम का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर तो जो स्पर्म है और जो ओवम है उनके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ होते हैं। इसका मतलब वो किससे बनते हैं, मियोसिस की प्रोसेस के दौरान बनते हैं। और जब फिर से इनका फ्यूजन हो जाएगा मेल एंड स्पर्म का एंड ओवम का, तो ये फिर से जाइगोट जब बनता है तो वहाँ पर अगेन 46 क्रोमोसोम जो हैं वो फिर से रिस्टोर हो जाते हैं। तो ओवम एंड स्पर्म फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, जिसमें कंप्लीटली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो, इट इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, 2 गैमेट्स का फ्यूजन होगा और दोनों में हेप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 होंगे किसमें, स्पर्म में, और 23 ही किसमें होंगे, ओवम में। ठीक है। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स, हमारी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स होती है जो डिवाइड करके क्या बनाती है, स्पर्म, और डिवाइड करके क्या बनाती है, ओवम। ठीक है। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन, जिसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर रेड्यूस्ड हो जाते हैं बाय हाफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से 4 हेप्लोइड डॉटर सेल्स बनती है। इस तरीके के डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस। क्लियर बात? ठीक है। अब मियोसिस इस बात की इंश्योरिटी करती है कि जो हेप्लोइड फेज होती है हमारे जीवन में वो बरकरार रहे। हमारी लाइफ साइकिल के अंदर एक हेप्लोइड फेज जरूर आती है जिसके अंदर स्पर्म एंड ओवम बनता है, और दोनों मिलती हैं, वापस से डिप्लॉइड लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हेप्लोइड लाइफ साइकिल या लाइफ साइकिल में हेप्लोइड पार्ट को इंश्योर करती है।
फर्टिलाइजेशन फिर से रिस्टोर कर लेता है उसको। फर्टिलाइजेशन क्या है? स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन। वापस से क्या हो गया? 46 या डिप्लॉइड फेज हमारी लाइफ साइकिल का वापस से आ जाता है। तो जो हमारा मेन लाइफ साइकिल है उसके अंदर तो हमारा डिप्लॉइड फेज है, लेकिन कुछ टाइम के लिए हेप्लॉइड लाइफ साइकिल भी हमारा आता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है। मियोसिस के दौरान गेमेटोजेनेसिस जब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के केस में, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गेमेट्स। इस दौरान हमारे हेप्लॉइड गेमेट्स बनते हैं। हेप्लॉइड का मतलब है ऐसी सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स का सिंगल सेट होता है, पेयर्स में नहीं होता। यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स हैं, सब सिंगल सिंगल है। यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स के नंबर 23 है, सब सिंगल सिंगल है, स्पर्म और ओवम दोनों के केस में। ठीक है। जब फ्यूज हो जाएंगे तो मदर के 23 फादर के 23 के साथ फ्यूज करेंगे तो वो फॉर्मेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इनके की फीचर्स देखते हैं हम। मेन की फीचर्स कौन कौन से हैं मियोसिस के? देखो, मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अंदर 2 साइक्लिक इवेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा। याद करो, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जो बताया था वो एक एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए एक फादर है। फादर को क्या करना है? अपनी प्रॉपर्टी या कुछ मान लीजिए पैसे डिवाइड करने हैं उसको। ठीक है। डिवाइड करने, उसके 2 बेटे हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि फादर के पास कितने रुपए हैं? 50 रुपीज़ है। ठीक है। 50 रुपीज़ है। अब इसको डिवाइड करना है तो ये क्या करेगा? इसको इसने डबल कर लिए, 50 + 50 कर लिए। अब मुझे एक बात बताइए कि बेटे 2 नहीं 4 हैं, क्योंकि वहां पर 2 सेल्स बन रही थी, यहां पर 4 सेल्स हैं, 4 बेटे हैं। ठीक है। फादर के पास पहले 50 थे तो 50 तो इक्वली डिवाइड हो नहीं पाते, तो उसने क्या किया? 50 और अपने पास से लगाए, कहीं से लेकर के आए, और ये हो गया टोटल 100। अब इसको इक्वली डिवाइड करना है आपको। इक्वली डिवाइड कैसे करोगे बताओ? 100 को डिवाइड करोगे आप, कितने कितने में डिवाइड हो जाएगा? 25 तो यहाँ पर 25, यहाँ पर 25, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 25। ठीक है। तो क्रोमोसोम के नंबर या यूं कहें जो डीएनए है उसका अमाउंट सिर्फ एक ही बार डबल हो रहा है। मतलब यहाँ से 50 जो 50 हुआ, ये मान लीजिए डीएनए कंटेंट है, ये डबल हो गया सिर्फ एक ही बार। और एक ही बार डबल करने पे 4 डॉटर सेल्स में जब डिवाइड करेंगे तो फादर के पास जो पहले पैसे थे उसके कंपैरिजन में हाफ ही तो आए। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो यहां पर आप देखो, हाँ, मियोसिस इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज। ये कब स्टार्ट हो जाता है? जब मियोसिस कब स्टार्ट हो जाएगा? 1 जो है वो इनिशिएट हो जाएगा, पेरेंटल क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट हो जाते हैं टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स। एस फेज के दौरान जैसे ही क्रोमेटिड्स वो एस फेज के दौरान जैसे ही क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल डबल होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस 1। मियोसिस के अंदर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होता है, कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, आगे बताऊंगा, डोंट वरी। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यहाँ पर 4 हेप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती है एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। तो हम इसको 2 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, एक होती है मियोसिस 1, दूसरी होती है मियोसिस 2। मियोसिस 1 को अगेन हम 4 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। पी मेट मैंने आपको बताया था, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। यहाँ पर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। तो मियोसिस के अंदर देखो, फिर से बता रहा हूँ, एक सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स बनती है। एक सेल जो डिवाइड कर रही है उसका क्रोमोसोम चारों डॉटर सेल से डबल होता है। मतलब चारों डॉटर सेल जो बनी है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि 2 साइक्लिक डिवीजन होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो डीएनए डुप्लीकेशन होता है वो सिर्फ एक ही बार होता है, इसीलिए उसके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। कब होता है ये? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब। और ये हमारी लाइफ के अंदर एक हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल को एंश्योर करने का काम करती है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं मियोसिस 1 को। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 2 पार्ट में डिवाइड किए, तो पहले मियोसिस 1 को समझते हैं, और मियोसिस 1 के अंदर भी पहले हम समझेंगे प्रोफेज 1। सिर्फ प्रोफेज 1 को समझने की ज़रूरत है, बाकी की सारी चीज़ें पूरी की पूरी आपकी कैसी है? बिल्कुल उसी की जैसी है, प्रोफेज की जैसी, माइटोसिस का जो प्रोफेज है उसकी जैसी। ठीक है। अब देखो, प्रोफेज 1 को अगर आप समझते हो तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उसके कंपैरिजन में। वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पर हुआ था जो डीएनए था, क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया था। साइड में जो उसके न्यूक्लियर एनवेलप थी वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाती है, जितने भी जो सेल ऑर्गेनल्स थे वो डिसअपीयर होने लग जाते हैं। यहाँ पर इस प्रोफेज 1 को हम 5 फेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये 5 फेजेस कौन सी है?
पहली तो है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, दूसरी है जाइगोटीन, फिर है पेकाइटीन, फिर है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, और फिर है डाइकाइनेसिस। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लेप्टोटीन ला, जाइगोटीन जरा, ला जरा, पेन दे दे, और दे दे दो में डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस कौन पहला आ रहा है, तो देखो टीन 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 चलता हुआ आ रहा है, तो पहले जो है वो टीन में आएगा, और जो ये बिना टीन का ये बाद में आएगा, ला जरा पेन दे दे। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 फेजेस हैं प्रोफेज 1 के अंदर। अलग अलग फेजेस की अपनी अपनी खासियत है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। देखो, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर। ये थोड़ा सा लॉन्गर भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं प्रोफेज ऑफ माइटोसिस के साथ में, माइटोसिस का जो प्रोफेज था वो तो सिंपल था, ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसको हम सब डिवाइड करते हैं आगे 5 फेजेस के अंदर। ये 5 फेजेस हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। एक एक करके समझेंगे। लेप्टोटीन की अगर हम बात करें तो लेप्टोटीन के दौरान देखो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल। ये थोड़ा सा वैसा ही है जैसा प्रोफेज में हुआ था माइटोसिस के, ग्रेजुअली विजिबल होता है लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर। अब कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के दौरान क्रोमोसोम जो है वो कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। इसके बाद में सेकेंड फेज आ जाती है। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स क्या हो गए, विजिबल हो गए। तो हम यहां पर एक बार साइड में लिख लें भाई, लेप्टोटीन की पहचान क्या है, यहां पर लिख देते हैं क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन, क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। लेप्टोटीन जो कि फर्स्ट स्टेज है इसकी। ठीक है, अगली स्टेज देखो अब यहां पर, दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड फेज ऑफ प्रोफेज जाइगोटीन। सेकेंड स्टेज इसकी हो गई जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स बने हैं उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। क्रोमोसोम जो हैं वो 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग करने लग जाएंगे, 23 पेयर्स हो जाते हैं। ये पेयरिंग जाइगोटीन के दौरान हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस दौरान क्या बनेगा, सिनेप्सिस। चलिए, तो यहाँ पर हम सेकेंड फेज को लिख देते हैं। सेकेंड फेज कौन सी है हमारी, जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर क्या हो रहा है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। अब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहे हैं तो उसको हमने क्या बोला, सिनेप्सिस। इस एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस, सिनेप्सिस। ठीक है भाई, सिनेप्सिस हो गया। इस तरीके के पेयर्ड क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, इसको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स बने हैं उनको हम आपस में बोलेंगे होमोलोगस। एक मदर से आए हुए होते हैं, एक फादर से आया हुआ होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस। एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ये एक ये दूसरा, ये जो दोनों हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब एक चीज़ और आप देखो यहाँ पर, हाँ, अब जैसे ये सिनेप्सिस बनेगा तो ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में यहाँ पर कुछ प्रोटीनियस स्ट्रक्चर आ जाती है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्सिस से बना सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो क्रोमोसोम बन रहे हैं ये 2 क्रोमोसोम है, तो क्योंकि 2 है तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं बायवेलेंट। क्या, बायवेलेंट। और क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड्स है, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड, 2 क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमेटिड, तो इसलिए इसका एक और नाम रख देते हैं बायवेलेंट और इसका दूसरा नाम क्या है, टेट्राड। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बायवेलेंट, बायवेलेंट, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, टेट्राड। बायवेलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम है। और टेट्राड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर 2 क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड्स हैं टोटल। बात समझ में आ गई। जाइगोटीन तक हमारा क्लियर। आगे बढ़े, लेप्टोटीन,
जाइगोटीन, पेकाइटिन। अब आ रहा है पेकाइटिन। देखो पेकाइटिन में क्या होता है, ये हमारा हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट और टेट्राड। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल इन नेक्स्ट स्टेज। मतलब बन तो जाते हैं किसमें, जाइगोटीन में, लेकिन विजिबल सबसे अच्छा किसमें होते हैं, नेक्स्ट स्टेज में, जिसका नाम है पेकाइटिन। थर्ड स्टेज में यहां पर लिख रहा हूं पेकाइटिन। ये साइड में इसलिए लिख रहा हूं बेटा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पेकाइटिन के अंदर जो बाइवेलेंट और टेट्राड है ये ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा। बाइवेलेंट और टेट्राड क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल, ठीक है, क्लियरली विजिबल हो गया। ओके, और अगली चीज क्या है भाई इसके अंदर, फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लाइव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज। पेकाइटिन की जो स्टेज है ये थोड़ी सी ज्यादा लंबी है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर लॉन्गर देन द प्रीवियस 2 स्टेजेस। ये थोड़ी सी लंबी है तो क्या लिखेंगे, लॉन्गर देन द प्रीवियस 2 स्टेजेस, प्रीवियस बोथ द स्टेजेस। तो इसके अंदर होगा क्या, लंबी चौड़ी जो भी है बता तो दी हमने। अब देखो इसके अंदर होगा क्या, ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। हमने अभी देख लिया, यहां पर ज्यादा क्लियरली है तो ये लाइन का कोई मतलब नहीं, लिख चुके हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। इस दौरान बनेगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। कैसे बनेगा बताता हूं। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखो यहां पर खास बात क्या है, ये जो 2 क्रोमोसोम जुड़े हुए थे, ये 2 जो क्रोमोसोम जुड़े हुए थे, इनके एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या हो गया, ये क्रॉसिंग ओवर। ये क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को कैसे याद रख सकते हैं, बहुत सारी स्टेजेस हैं। तो सी किस में आ रहा है, क्रॉसिंग ओवर। पेकाइटिन में जितने भी स्टेजेस है सब के अंदर सी किसी में नहीं है, सिर्फ पेकाइटिन में। तो पेकाइटिन में सी आ रहा है, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर में भी सी आ रहा है। तो पेकाइटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड्स को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और 2 क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स को कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये हो रहा है एक्चुअल में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब ये एक्सचेंज हुआ तो इसकी वजह से क्या बना, यहां पर हमने देखो क्या वर्ड देखा था, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। इसकी वजह से यहां क्या बना, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। इस क्रॉसिंग ओवर को हम रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा तो कॉम्बिनेशन नया हो गया, रिकॉम्बिनेशन, और इसकी वजह से क्या बन गया, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। चलिए आगे देखो, क्रॉसिंग ओवर क्या है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ये होगा। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइमेटिक मीडिएटेड प्रोसेस, और इसमें जो एंजाइम है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। मतलब रिकॉम्बिनेशन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो रिकॉम्बिनेज है, नाम से याद हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेशन कहाँ हुआ, क्रॉसिंग ओवर में। क्रॉसिंग ओवर कहाँ हुआ, पेकाइटिन स्टेज के अंदर, ठीक है। चलिए, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम्स। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पेकाइटिन, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब देखो जैसे ही जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा, इस वाले पार्ट पे तो ये क्रोमोसोम्स टच रहेंगे, बाकी पार्ट से सेपरेट हो जाएंगे। वो अगली स्टेज आएगी। फिर इसके बाद अगली स्टेज जो है हमारी है डिप्लोटीन, है ना। नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारी, डिप्लोटीन। 4th स्टेज है हमारी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में देखो क्या होगा, डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो अब डिसोल्व हो जाएगा, दोनों बीच में से जो जिनके बीच में प्रोटीन था वो प्रोटीन यहां से हट जाएगा। तो यहां से क्रोमोसोम जो है ये सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक पार्ट को छोड़ के। देखो, dissolution of synaptonimal complex at the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except the site of crossing over। सिर्फ उस साइट को छोड़ दीजिए जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ये डिप्लोटीन के अंदर हो रहा है। और ये एक शेप्ड स्ट्रक्चर जो बनेगी उसको हम बोलते हैं काइजमेटा या कियाजमेटा। तो यहां पर क्या होगा, एक तो हो गया क्रोमोसोम सेपरेट, यहां पर लिख देता हूं, ये लिख दो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स
और इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया। दूसरा कियाज़मेटा फॉर्मेशन। कियाज़मेटा फॉर्मेशन, कियाज़मेटा क्या है, ये एक शेप्ड स्ट्रक्चर है जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से बनी थी, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की वजह से। ठीक है, अब जो डिप्लोटीन है, नाम से याद रख लो, डिप्लोटीन जो स्टेज है ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है। कुछ वर्टिब्रेट्स के केसेस में जो है ना, ये कुछ महीनों और कुछ सालों तक होती है। जैसे अगर हम बात करें, एक मान लीजिए एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसकी वुम्ब के अंदर जो है डेवलपिंग बेबी गर्ल है। बेबी गर्ल के अंदर जो है जब ओवम फॉर्मेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही। तो ओवम जब डेवलप होते हैं उसके अंदर, तो जो ओवम प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ओवम प्रोड्यूस होते टाइम पे वो कहाँ रुक जाते हैं, वो रुक जाते हैं डिप्लोटीन कंडीशन के अंदर। और जब वो बेबी गर्ल जब बर्थ होता है, उसका बोर्न होती है, और उसके बाद में जब 13-14 साल तक प्यूबर्टी की स्टेज में पहुंचती है, उसके बाद का आगे का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। तो आप देख लो 14-14 साल तक, 13-13 साल तक जो है ये स्टेज चल सकती है। तो डिप्लोटीन जो है वो सबसे लंबी स्टेज होती है प्रोफेज 1 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखो फाइनल स्टेज की बात करें तो फाइनल स्टेज को कहा जाता है डाइकाइनेसिस। और डाइकाइनेसिस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा। अब यहां पर काइज़मेटा का भी टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, मतलब पूरा क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, हम ऐसे मान सकते हैं। देखो ऐसे समझ सकते हो आप, ये क्रोमोसोम्स पहले ऐसे थे, अब इसके बाद में जब अलग हुए तो इसका कुछ पार्ट इधर आ गया, इसका कुछ पार्ट इधर आ गया। क्लियर बात यहां तक? ठीक है, तो अगर हम बात करें फिफ्थ स्टेज की, जिसका नाम क्या है, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर एक तो क्या हुआ, जो काइज़मेटा है उसका टर्मिनलाइजेशन, काइज़मेटा टूट चुका है, और इस दौरान जो है क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस हो चुके हैं। मतलब प्रोफेज का जो माइटोसिस का जो प्रोफेज था उसी तरीके की चीज़ें होंगी। देखो, ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड, म्यूटिक स्पिंडल्स आर असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। अब यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों के दोनों सेट जो हैं ये इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे, जैसे मेटाफेज में हुआ था। वहाँ पर सिर्फ एक लाइन थी, यहाँ पर 2 लाइन हो जाएगी। ठीक है, बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। ठीक है, तो क्या हुआ डाइकाइनेसिस के अंदर, डाइकाइनेसिस के अंदर जो काइज़मेटा था उसका डिसोल्यूशन हुआ, मतलब टर्मिनलाइजेशन हो गया, ये हट गया। इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं, क्या हो रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाएगा। इसके अलावा हाँ, जितने भी न्यूक्लियर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है वो सब डिसअपियर हो जाएंगे, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं मेटाफेज 1 की। मेटाफेज 1 के अंदर जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम्स का होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है, वो क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अलाइन हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्रोफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर हुआ था एक सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ पर 2-2 क्रोमोसोम के जो बाइवेलेंट है वो क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। और माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे स्पिंडल फाइबर से, ऑपोजिट पोल से, और वो अटैच करेंगे काइनेटोकोर पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। वहाँ पर क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे, यहाँ पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम ऊपर एक क्रोमोसोम नीचे। देखना आगे, देखो ये रहा प्रोफेज 1 के अंदर। अगर हम देखें तो ये लास्ट में अगर क्रोमोसोम 1 की प्रोफेज 1 की बात करें तो क्रोमोसोम जो है वो क्या है, कंडेंस हो चुके हैं, क्लियरली विजिबल है, और 2-2 के सेट के अंदर है। तो यहाँ पर बाइवेलेंट हमने इसको बोला, और ये मेटाफेज 1 के अंदर दोनों मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अलाइन हो चुके हैं। देखो मेटाफेज 1 के अंदर क्या होगा, बीच में इक्वेटोरियल पे अलाइन हो जाएंगे ये। एनाफेज के अंदर क्या हो जाएगा, एनाफेज में द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, यहाँ से होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होने लग जाएंगे, ऑपोजिट पोल्स पे चले लग जाएंगे, और सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो दोनों एसोसिएटेड रहेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड तो वो क्रोमेटिड है ना जो एक ही क्रोमोसोम का है, तो एक क्रोमोसोम थोड़ी सेपरेट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो रहे हैं, बाइवेलेंट अलग हो रहे हैं, टेट्राड अलग हो रहे हैं, है ना। तो दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं एक क्रोमोसोम के, वो तो एसोसिएटेड रहेंगे, सेंट्रोमियर से जुड़े रहेंगे। टीलोफेज 1 की अगर बात करेंगे तो टीलोफेज में देखो ऊपर वाला ऊपर पहुंच गया, नीचे वाला नीचे पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ये फिर से आ जाएंगी, साइटोकाइनेसिस इसके बाद में होगा। ठीक है, तो टीलोफेज 1 के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो अपने अपने ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियोलस आ गया, अब साइटोकाइनेसिस होगा,
ओके, दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल। अब यहाँ पर क्योंकि 2 सेल बन गई, इसको बोलते हैं डायड ऑफ सेल्स। ऑल्दो कुछ केसेस के अंदर क्रोमोसोम जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं और वो एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट के ऊपर इंटरफेज में नहीं पहुंचते। अच्छा, 2 फेजेस के बीच की जो कंडीशन उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 1, मियोसिस 2, इन दोनों के बीच में जो कंडीशन उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिविजन्स आर कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस, जो कि एक बहुत छोटे टाइम के लिए होती है और इस टाइम पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा। ठीक है, इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। इंटरकाइनेसिस के बाद में प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाती है, जो कि सिंपल है, प्रोफेज 1 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो इंटरकाइनेसिस एक ऐसी इस तरीके से है, मान लीजिए कि आप जो हो, आपको एक दिन 2 शादी में जाना है, तो आपको कोट पैंट पहनना है। ठीक है, अब माइटोसिस के केस में तो हमने बात की थी कि आपको एक ही शादी में जाना था, आप जाकर के वहां पर आ गए और ये कोट पैंट पहनना मतलब क्रोमोसोम्स तैयार हो रहा है, क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी बिल्कुल उसी तरीके से अगर एक शादी में जाकर के आना है आपको, तो कोट पैंट आप उतार के अपने घर पे आराम करने लग जाओगे। मान लीजिए किसी दिन आपको 2 शादी में जाना है, आप गए कोट पैंट पहन के, वहां से फिर आ गए, मम्मी ने आपको बता दिया कि भाई अब है ना दूसरी शादी में चले जाओ, बर्थडे पार्टी में चले जाओ किसी के, तो वहां पर भी आप गए। अब आप वहां पर आने के बाद आपको सिर्फ इतना टाइम है कि 10 मिनट है आपके पास में, है ना। अब 10 मिनट में आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर लोगे, बैठ जाओगे, ठीक है, पानी वानी पी लोगे, फिर आपको वापस से जाना है, कपड़े उतार के दोबारा से थोड़ी पहनोगे, इतनी मेहनत कौन करेगा। तो यहाँ पे भी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में क्रोमोसोम जो है वो फिर से डीकंडेंस नहीं होते हैं, ये यहाँ पर कंडेंस है, ये कंडेंस ही रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 की वही 4 स्टेजेस हैं। अगर आपने माइटोसिस समझा है तो आपको मियोसिस 2 काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। वही 4 स्टेजेस जो वहाँ पे थी, वही 4 स्टेजेस यहाँ पर है, बस उनके आगे 2 वर्ड लग रहा है। जैसे कि माइटोसिस में बात करें तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ पे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, ये 4 स्टेजेस हो गई। प्रोफेज 2 जो है वो स्टार्ट हो जाती है इंटरकाइनेसिस के बाद में। ठीक है, 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस होगा, उसके बाद में साइटोप्लाज्म जैसे डिवाइड करेगा, यहाँ पर आपने देखा साइटोप्लाज्म डिवाइड करा तो 2 सेल्स बन गई, और इन दोनों सेल्स के जस्ट बनने के बाद में क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रोफेज 2। यूजुअली जो प्रोफेज 2 है, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड, इस दौरान क्रोमोसोम्स फुली इलोंगेटेड है, इसमें डीकंडेंसेशन या कंडेंसेशन का लफड़ा है ही नहीं। ठीक है, मियोसिस 1 के कंपैरिजन में मियोसिस 2 जो है वो नॉर्मल माइटोसिस के जैसा है, और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। प्रोफेज 2 के एंड में क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, थोड़े से डिसइंटीग्रेट हुए थे लेकिन थोड़े से फिर से क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से कैसे नहीं हुए थे, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं हुए थे। ठीक है ना। मेटाफेज 2 की अगर बात करें तो इस स्टेज पे क्रोमोसोम जो है वो अलाइन हो जाएंगे इक्वेटर प्लेट पे, माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट साइड से फिर से स्पिंडल बना करके अटैच कर जाएगा काइनेटोकोर के साथ में सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर। एनाफेज के अंदर वो फिर से रन करना स्टार्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा दोनों क्रोमेटिड्स। ओके, अब इस दौरान जो है सिस्टर क्रोमेटिड जो है विच वॉज होल्डिंग सिस्टर क्रोमेटिड, हाँ सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे और जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो काइनेटोकोर पे अटैच होगा सिस्टर क्रोमेटिड के। ठीक है, अलाउइंग देम टू मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पेल, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो है यहाँ पर सेपरेट होंगे और शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल छोटे होते जाएंगे, उसकी वजह से काइनेटोकोर जो है वो दूर दूर होते जाएंगे, काइनेटोकोर दोनों का क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो टीलोफेज 2 के दौरान, यहाँ पर एक बात समझना, ये दोनों फेज आ गई आपकी मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ये एक्चुअल में मियोसिस 2 है, हाँ ओनली मियोसिस 2 है। तो देखो एक सेल के अंदर जब ये वाला पार्ट आप देखो, यहाँ पे जब ये वाला पार्ट डिवाइड हो गया तो इसी पार्ट को हम आगे कर रहे हैं, इस एक सेल से, इस एक सिंगल सेल से ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी। देखो ये सेल मेटाफेज 2 के अंदर मेटाफेजिक प्लेट, एनाफेज के अंदर सेपरेशन हो गया, टीलोफेज के अंदर वापस से अपने पहुंच गई ऑपोजिट पोल्स पे, और बाकी की सारी चीज़ें वही हो गई, न्यूक्लियर एनवेलप वापस से आ गई, और जितने भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, वो फिर से आ जाती है। देखो यहाँ पर टीलोफेज 2 जो कि लास्ट फेज है, मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज 2, टीलोफेज 2 के साथ मियोसिस एंड हो जाती है, जहाँ पर दोनों ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम एक बार फिर से एनक्लोज हो जाएंगे न्यूक्लियर एनवेलप से, साइटोकाइनेसिस होगा जिसकी वजह से मतलब टेट्राड 4 सेल्स बन जाएगी, सेल्स के 4 हो जाएंगे, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स इस दौरान बन जाएगी। ठीक है, एनाफेज हमारा हो गया था, ये रहा एनाफेज। ठीक है,
अब बात करते हैं मियोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो मियोसिस के दौरान जो है 4 डॉटर सेल्स बनती है जो कि हैप्लॉइड होती है। इस दौरान क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं, तो हमारी लाइफ साइकिल के अंदर एक हैप्लॉइड लाइफ साइकिल को इंक्लूड करती है ये। इसके अलावा एक स्पीशीज के अंदर जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो हमेशा सेम रहें। अगर मान लीजिए हम माइटोसिस के दौरान डिवाइड करके स्पर्म और ओवम बनता तो वहाँ पर क्या होता, क्रोमोसोम्स के नंबर 46 के 46 ही रहते हैं। माइटोसिस में 46 + 46 वो दोनों जुड़ते हैं, जाइगोट में नंबर डबल हो जाता। फिर से आप करते तो हर बार इस तरीके से तो जाइगोट में नंबर डबल ही होते जाते, राइट। तो ये क्या है, क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन रखता है और ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिस्टोर रखता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम के नंबर एक स्पीशीज के अंदर रिस्टोर रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। इट इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसी भी स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहेंगे, इवन दो द प्रोसेस पैराडॉक्सिकली रिजल्ट्स रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। हालांकि इसमें क्रोमोसोम्स के रिडक्शन होते हैं, हाफ में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी आती है। हम जानते हैं क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है वेरिएबिलिटी आती है ना। इसकी वजह से क्या होता है, वेरिएबिलिटी आती है, डिफरेंस आता है। और हम जानते हैं वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। वेरिएशन से इवोल्यूशन में हेल्प मिलती है और वेरिएशन जब आता है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर एडेप्ट होने के लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो और बहुत ही अच्छे 50% डिस्काउंट पे आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। 50% ऑफ पे सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं आपको और लिमिटेड टाइम पीरियड है और इसके अंदर आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो इस कोड के साथ में आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो कितनी प्राइस होने वाली है सर इसकी, देखो ये हमारा फिनिक्स मास्टर्स का एक बैच आ रहा है जिसके अंदर हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं। ये जो टीम टाइटन है आपका, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं। इसमें आपको 600 से प्लस लेक्चर मिल जाएंगे, 20+ टेस्ट मिल जाएंगे और इंग्लिश में ये हमारा बैच होने वाला है। और जो बैच की प्राइस है वो ओनली 4999 की होने वाली है। 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोड मैंने आपको बता दिया है AASHIF। इस कोड का अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना। चलिए अगला देखते हैं। जो बच्चे नीट 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए टीम टाइटन है, हमारी टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है। 500+ लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर और इसके साथ में आपको 20+ टेस्ट मिल जाएंगे। और ये जो टेस्ट होने वाला है हमारा जो बैच होने वाला है वो होने वाला है इंग्लिश के अंदर। प्राइस 4999 वही और कोड आप यहाँ पर भी यही यूज़ कर सकते हैं, या यूँ कहें कि किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए अनअकैडमी पे ये कोड यूज़ कर सकते हैं AASHIF। इससे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा ओवरऑल प्राइस पे। अब हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में। देखो नीट UG 2025 एंड 26 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए लाया ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ठीक है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज से क्या बेनिफिट होगा, इसमें आपका एक ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होगा, बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस होगा। 20 मॉक टेस्ट से ज़्यादा आपको मिल जाएंगे इसमें टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो कि कोटा के हैं, ओके। आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो पूरे के पूरे ऑल इंडिया रैंक में, ठीक है। अगर आपको ये पता लग जाएगा तो आपको नीट को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल डिफिकल्टी लेवल्स के होंगे, ईजी भी होंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के भी होंगे, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनटीए के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अगर टाइप की बात करें, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, सभी तरीके के क्वेश्चंस की वैरायटी मिल जाएगी। और क्लास 11th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे या जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है, ड्रॉपर्स वाले बच्चे, उन सभी के लिए अवेलेबल है ओनली 1999 में ये कोर्स, ठीक है। बेसिकली टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये कोड है AASHIF। इस कोड का अगर आप यूज़ करते हो तो आपको मिल जाएगा 50% ऑफ। आज का हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये जो हमारे सेशंस हैं वन शॉट सेशन ये पसंद आ रहे होंगे। जो भी क्वेरी आपकी है, जो भी सजेशन है, जो भी फीडबैक है, जो भी डाउट है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आपको आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑल, हैव ए गुड डे एंड लेट्स क्रैक इट।